कृषि पर्यवेक्षक के लिए पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, चूंकि आज क्लास फर्स्ट है, ठीक है, और आपकी क्लास के लिए एक निश्चित समय, आज चूंकि मैं 8 बजे ले रहा हूँ ये क्लास, ठीक है, ये आपका डेमो क्लासेस है एनिमल हस्बेंड्री की। बाकी राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक के लिए डेली शाम को 4 बजे एक क्लास चलेगी जिसमें आपको एमसीक्यू कराए जाएंगे, जो कि आपके राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर कहें काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री को, है ना। और बाकी हमने जो है एग्रीकल्चर, आपका जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए टेस्ट सीरीज प्लस आपका ई बुक्स प्लस लाइव क्लासेस आपको जो है प्रोवाइड करा रहे हैं पेड में, ठीक है। अभी जो है 20 अगस्त तक एक ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए कि जिसमें आपको 50% ऑफ मिलने वाला है सभी कोर्सेज पे। मतलब ये सारे जो कोर्सेज है ना, इसमें 50% का डिस्काउंट है। मतलब इसका जो प्राइस है उसका जस्ट आधा। आपको एक कूपन कोड लगाना है 15 AUG, ठीक है। राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, जिसका जैसे टेस्ट सीरीज है 299 की है, 199 में मिल जाएगी भैया, 190 सॉरी आधा हो जाएगा ना, 149 में। आपका जो ई बुक है ये भी आपको 149 में मिल जाएगी, ठीक है। और आपका जो ये कहें लाइव क्लास है ये आपको मिल जाएंगी 249 में, है ना। इतना सस्ता, ठीक है। 20 अगस्त तक 50% का डिस्काउंट है और आपको लगाना है कूपन कोड 15 AUG, है ना। और आज डेमो क्लास फर्स्ट है। ऐसे ही आपके जो है एग्रोनॉमी की और सॉइल साइंस की और उद्यान विज्ञान की भी डेमो क्लासेस आपको देने वाले हैं। और साथ ही में साथ हमारा एक प्रयत्न भी हम शुरू करेंगे कि भैया हिंदी की जो क्लासेस हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाए। आज का टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। चूंकि बच्चों पशुपालन की बात करें तो दूध के लिए, मांस के लिए, अंडे के लिए, रेशा के लिए हम क्या करते हैं, पशुओं को पालते हैं, या फिर कहें एनिमल्स को क्या करते हैं, हम पालते हैं। और बेसिकली जो राजस्थान बेस पे है, राजस्थान में जो इम्पोर्टेंट जो एनिमल हैं वहाँ पर आपका कैमल आ जाता है, ऊँट आ जाता है, बकरियाँ आ जाती हैं, भेड़ आ जाती है, गाय, भैंस, ये सारे ही हमारे जो है इम्पोर्टेंट है। वैकेंसी आपकी जो है 1-2 महीने में शॉर्ट नोटिफिकेशन इसका आ चुका है। 1-2 महीने में आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, किसके, आपके राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक के, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन भैया, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, फिर थ्योरी पे चलेंगे। और यही आपका हर रोज की क्लास का पैटर्न रहेगा। पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद थ्योरी कराएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज नॉट अ मिल्च टाइप ऑफ इंडियन कैटल, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मवेशियों का दुधारू प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए गिर, बी साहीवाल, सी रेड सिंधी, 4 है आपका अमृत महल। ए गिर, बी साहीवाल, सी रेड सिंधी या लाल सिंधी, ऑप्शन डी है अमृत महल। इसी तरह से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक में, ठीक है। तो बताइए आंसर क्या होगा। 10 क्वेश्चन है, उसके बाद हमारी थ्योरी है, ठीक है। जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। गिर होगा, साहीवाल, रेड सिंधी या लाल सिंधी है या अमृत महल है, क्या होगा सही उत्तर मेरे प्यारे बच्चों। तो आपकी मिल्च ब्रीड की बात करें बच्चों, दुधारू नस्लों की बात करें तो उसमें आपकी गिर भी आती है बच्चों, जो कि आपकी गुजरात से है। साहीवाल भी आती है, रेड सिंधी भी आती है, लाल सिंधी भी आती है। बच्ची कौन, आपकी अमृत महल। अमृत महल कैसी है, ड्रॉथ पर्पज है, भारवाहक है, ठीक। आगे चलते हैं, यहाँ पर राइट आंसर अमृत महल हो जाता है, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके कहां पर, राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक, ठीक। अगला क्वेश्चन है बच्चों, काऊ ब्रीड राठी इज कॉमनली फाउंड इन द स्टेट ऑफ, गाय की राठी नस्ल सामान्यतः किस राज्य में पाई जाती है। हरियाणा में, बिहार, राजस्थान या पंजाब में।
राठी ब्रीड कहाँ की है, बताओ जल्दी से। जो आपकी गाय की राठी जो ब्रीड है वो कहाँ पाई जाती है सामान्यतः। इसी तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक में। तो यहाँ पर आपका राजस्थान की ब्रीड है ये, ठीक है, राठी। फिर आपका एडल्ट फीमेल ऑफ गॉट इज नोन एज अ, बकरी की वयस्क जो मादा होती है उसे क्या कहते हैं, गिल्ट, डो, यू या सो, क्या कहा जाता है वयस्क मादा को, क्या होगा सही उत्तर यहाँ पर। कुछ ये सजेशन कर रहा सर, मैं क्या रीट में कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर सकता हूँ, मैं पार्ट टाइम एग्रीकल्चर पढ़ता हूँ 11th-12th में एक प्राइवेट स्कूल, मुझे क्या करना चाहिए। हाँ आप तैयारी कर सकते हैं, है ना, तैयारी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, जल्दी से आंसर कर दो कि आपका जो बकरी का एक कहें एडल्ट फीमेल होती है या फिर कहें जो नर मादा होती है, वयस्क मादा होती है, उसे क्या कहते हैं, तो भैया उसे हम कहते हैं क्या, डो, क्या कहते हैं, डो, या नैनी भी कहते हैं कभी कभार, क्या कहते हैं बच्चों, नैनी, डो या नैनी भी कहा जाता है कभी कभार। गिल्ट किसका जो है एडल्ट फीमेल को कहा जाता है, जल्दी से बताओ, गिल्ट। तो भैया गिल्ट जो है आपकी यंग फीमेल है, किसकी, स्वाइन की, सुअर की युवा मादा है, युवा मादा है किसकी, सुअर की, या फिर कहें आपका जो स्वाइन है उसकी यंग फीमेल है। ईव क्या होता है बच्चों, तो आपका यंग या फिर कहें आपका जो है एडल्ट फीमेल ऑफ सीप। आपकी जो वयस्क मादा होती है भेड़ की उसे क्या कहते हैं, ईब कहते हैं। वयस्क मादा जो होती है भेड़ की उसे क्या कहते हैं, ईब। सो किसे कहा जाता है, तो भैया जो आपका स्वाइन है एडल्ट फीमेल ऑफ स्वाइन, एडल्ट फीमेल ऑफ स्वाइन, या फिर कहें सुअर की जो वयस्क मादा होती है उसे सो कहा जाता है। क्लियर इतना, ठीक है। आगे सारी चीजें हम पढ़ने वाले, थ्योरी, पूरी थ्योरी पढ़ने वाले, बेसिक। अगला क्वेश्चन है एनडीआरआई इज लोकेटेड एट, एनडीआरआई स्थित कहां पर है, तो भैया ये पहले स्थापना जब हुई थी इसकी 1923 में हुई थी, जब इसका हेडक्वार्टर कहां था, बेंगलोर था, ठीक है, बेंगलोर था, ठीक। बाद में 1955 में इसे मवेशी फार्म करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था, है ना। तो अभी कहां पर है, करनाल हरियाणा के अंदर है एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनडीआरआई रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपको हमारे नोट्स सजेस्ट कर सकता हूं मैं, है ना, विशाल स्टडी जी, मैं आपको अपने नोट्स प्लस आपके 10,000 एमसीक्यू वाली किताब जो है सजेस्ट कर सकता हूं, बेस्ट कंटेंट है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, डिहॉर्निंग ऑफ काफ शुड बी डन एट द एज ऑफ, बछड़े का सींग निकालना किस वर्ष की आयु में किया जाता है, 10 डेज ओल्ड 10 दिन की उम्र में, 1 मंथ ओल्ड 1 महीने की उम्र में, 2 मंथ ओल्ड 2 महीने की उम्र में, 1 ईयर ओल्ड 1 वर्ष की उम्र में। चूंकि बच्चों आपका जो बछड़ा होगा, है ना, जो डिहॉर्निंग करनी है, डिहॉर्निंग मतलब सींग को हटाना, या सींग रोधन कहलाता है डिहॉर्निंग, तो हम छोटी उम्र में करते हैं, क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं वो मुलायम होती हैं, जो सींग या फिर कहें हॉर्न की जो बर्ड होती है वो मुलायम होती हैं और आसानी से उसको बिना ज़्यादा नुकसान पहुंचाए उसको जो है सींग रोधन किया जा सकता है ना। तो ये कब करते हैं भैया, 10 दिन की उम्र का हो जाए बछड़ा तो आप सींग रोधन कर सकते हैं, कब, आपका 10 डेज ओल्ड या 10 दिन की उम्र में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन शीप इज कॉल्ड एज, भेड़ में प्रसव की क्रिया कहलाती है। पार्चुरेशन मतलब होता है बच्चा देने की प्रक्रिया, या फिर कहें एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इज कॉल्ड हर हर महादेव, किडिंग, लैम्बिंग, टपिंग या फैरोइंग, क्या कहेंगे बच्चों, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन शीप।
सीप में आपकी पार्चुरेशन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भेड़ के अंदर? बताओ जल्दी से, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर, जल्दी से बताओ। तो भैया लैम्बिंग कहते हैं, चूंकि आपका जो किड होता है सीप का, या फिर कहें बच्चा होता है ना, बच्चा होता है किसका, सीप या भेड़ का, उसे कहते हैं लैम्ब, लैम्ब या फिर कहें मेमना, है ना। और इसके जो प्रसव की या फिर कहें बच्चा देने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, लैम्बिंग कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं बच्चों, लैम्बिंग। अब भैया टपिंग की बात करें तो समागम की प्रक्रिया होती है टपिंग किसमें, आपका भेड़ में, समागम की प्रक्रिया है, समागम मेटिंग की प्रक्रिया को कहते हैं, भेड़ में समागम या मीटिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टपिंग या टुपिंग कहते हैं। किडिंग आपका जो है बकरी में बच्चे देने की प्रक्रिया है ना, बकरी के अंदर। और फैरोइंग, फैरोइंग आपका जो है, फैरोइंग आपका सुअर के अंदर या फिर कहें स्वाइन के अंदर या सुअर के अंदर प्रसव की प्रक्रिया, सुअर के अंदर जो प्रसव की प्रक्रिया, बच्चा देने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, फैरोइंग कहते हैं, है ना, फैरोइंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। अगला क्वेश्चन है डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ काउ इज, दुकाजी गाय की नस्ल कौन सी है, थार पारकर, साहिवाल, सिंधी या गिर? तो भैया सिंधी, थार पारकर, सॉरी सिंधी, गिर और आपका जो है साहिवाल। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि भैया ये कैसी ब्रीड है, ये मिल्च वाली ब्रीड है, दुधारू नस्लें हैं। और एक और है देवनी, देवनी आपकी नॉर्मली डुअल पर्पज भी है और आपकी जो दुधारू नस्ल में भी काउंट की जाती है ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थार पारकर, है ना। तो थार पारकर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन इज रिलेटेड टू विच फील्ड, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध किस क्षेत्र से है, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन से, डेयरी मिल्क प्रोडक्शन डेयरी दुग्ध उत्पादन से, फिशरीज साइंस मत्स्य पालन विज्ञान से, फॉरेज क्रॉप प्रोडक्शन चारा फसल उत्पादन, किससे संबंधित है भैया, वर्गीज कुरियन। तो भैया मिल्क मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते हैं, कौन आपके, वर्गीज कुरियन मिल्क मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाने, तो किससे संबंधित होंगे, डेयरी मिल्क प्रोडक्शन से, डेयरी जो है दुग्ध उत्पादन से। और भैया इन्हें सफेद क्रांति जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, सफेद क्रांति जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है उसके जनक भी कहे जाते हैं वर्गीज कुरियन। और इन्हें एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष या फिर कहें संस्थापक भी माना जाता है, जो कि 1965 में स्थापित हुआ था। 1970 में व्हाइट या फिर कहें व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड लाए, कौन भैया, वर्गीज कुरियन। 1970 में आपका जो है ऑपरेशन फ्लड लाए डेयरी के क्षेत्र में, और यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है सुनंदनी ब्रीड इज रिलेटेड टू, सुनंदनी नस्ल किससे संबंधित है, भैंस से, गाय से, याक या बकरी से? सुनंदनी किसकी नस्ल है भैया? एनडीडीबी 1965 में स्थापित हुआ था, 1960 में नहीं, है ना। एनडीडीबी 1965 में स्थापित हुआ था, 1960 में नहीं हुआ था, याद रखना ये, है ना, कहीं भूल मत जाना इसे। तो बताओ सुनंदनी के बारे में बताइए जल्दी से, सुनंदनी किसकी नस्ल है, सुनंदनी किसकी नस्ल है? तो भैया ये गाय की नस्ल है, और ये किसके बीच क्रॉस, एचएफ, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, जर्सी और आपका ब्राउन स्विस, जर्सी और ब्राउन स्विस, कौन बच्चों, ब्राउन स्विस के बीच क्रॉस ब्रीड है या क्रॉस है, ठीक। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, गाय, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी गाय की संकर नस्ल है, जर्सी, ब्राउन स्विस, करन स्विस या फिर कहें हॉलिस्टीन फ्रीजियन? चूंकि जो आपकी करन स्विस है ना, करन स्विस है, ये एनडीआरआई करनाल में ब्राउन स्विस, किसका बच्चों, जो करन स्विस है
ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस और साहीवाल, किसके बीच? साहीवाल, याद रखना साहीवाल, ब्राउन स्विस और साहीवाल के बीच क्रॉस है। और ये एनडीआरआई करनाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में डेवलप की गई थी। कौन सी? आपकी करण स्विस, जो कि आपकी संकर या फिर कहें क्रॉस ब्रीड है, किसकी? गाय की, है ना। इसी के साथ आपका जो है एनिमल हस्बेंड्री जो है उसकी शुरुआत होती है पशुपालन की। तो पशुपालन में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पशुपालन से संबंधित हमारे संस्थान, है ना, पशुपालन से संबंधित हमारे संस्थान। तो सबसे पहले बात करें बच्चों केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल गॉड रिसर्च इंस्टीट्यूट CGRI, जो कि आपका मथुरा के अंदर है, 1979 में स्थापित हुआ था, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगला संस्थान है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान CSWRI, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि अविका नगर राजस्थान के अंदर है, 1962 में स्थापित हुआ था ये। भैंसों पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान या फिर कहें सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर बफेलो या फिर कहें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो या भैंसों पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान, जो कि हिसार हरियाणा में है, 1985 में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, ये करनाल हरियाणा में है, 1984 में स्थापित किया गया, ठीक है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर उत्तर प्रदेश बरेली के अंदर है, इज्जत नगर में बरेली के अंदर है ये, ठीक है। 1979 में स्थापित हुआ। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर उत्तर प्रदेश बरेली में है, ये 1889 में स्थापित हुआ था। कौन सा? आपका भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ठीक। आगे बात करें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की, NDDB की, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB, जो कि आनंद गुजरात में है, स्थापित कब हुआ? 1965 के अंदर हुआ। कब स्थापित हुआ? 1965 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल हरियाणा में है, 1923 में स्थापित हुआ। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में है, 1986 में स्थापित हुआ। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान में है, 1984 में स्थापित हुआ। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान IGFRI झांसी उत्तर प्रदेश में है, 1962 में स्थापित हुआ। चूंकि बच्चों हमें पहले एनिमल हस्बेंड्री पढ़नी, एनिमल हस्बेंड्री की देखो डेफिनेशन तो देखो नॉर्मल है, ये कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इंस्टीट्यूट जरूर पूछेगा कि कहाँ स्थापित है, कब स्थापित हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। फिर बच्चों बात करें व्हाइट रेवोल्यूशन या दुग्ध क्रांति की या ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड को हम दूध की बाढ़ के नाम से जानते हैं, किसकी? दूध की बाढ़, है ना, आपका व्हाइट रेवोल्यूशन को, ठीक है। यह जो है 1970 में, कब बच्चों? 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन, NDRI 1923 में आपका बेंगलुरु में स्थापित हुआ था। 1955 में इसे NDRI करनाल में जो आपका डेयरी फार्म था या कैटल रिसर्च इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर जो है NDRI के रूप में स्थापित हुआ 1955 में। 1989 में इसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी या फिर कहें समतुल्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 1989 में, है ना, ये कंफर्म है, ठीक। 1923 से 1932 नहीं है, सोनू मीता, है ना। तो बच्चों ऑपरेशन फ्लड की बात करें या आपका जो है व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और भैया श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के जो प्रथम अध्यक्ष रहे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते हैं। और जो आपकी हरित क्रांति है 3 चरणों में चली थी आपकी, या फिर आपकी जो व्हाइट रेवोल्यूशन है, सफ़ेद क्रांति ऑपरेशन फ्लड है, ये 3 चरणों में चला था, जो कि 1970 से 1996 तक पूरा हुआ था, है ना, 3 चरणों में। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दूसरे विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता के रूप में जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड का जो समय है 1970 से 1996 के बीच है। और जो आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस नेशनल मिल्क डे, जो कि आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है, और विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑपरेशन फ्लड की बात हो रही है, ठीक है।
तो यहाँ पर बात करें 3 चरण, तो पहला चरण था 13 जनवरी 1970 से 1980 तक, दूसरा चरण था 1980 से 1985 तक और तीसरा चरण था 1985 से 1996 तक। 3 चरणों में आपका ऑपरेशन फ्लड आपका चला था। फिर टर्मिनोलॉजी देखो बच्चों, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट एनिमल, पशुओं से संबंधित टर्मिनोलॉजी कभी कभार ये बहुत महत्व की आ जाती है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो टर्मिनोलॉजी या फिर कहें शब्दावली को क्लियर करना जरूरी होता है ना। तो शब्दावली को क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्लियर करेंगे। तो शब्दावली में पहले तो देखो एक शॉर्ट में आपके पशुओं से संबंधित शब्दावली, जैसे आपका पशुओं का बॉटेनिकल नेम, प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपका जो ये कहें कि वयस्क नर क्या कहलाता है, वयस्क मादा को क्या कहते हैं, है ना, और प्रजाति किससे संबंधित है, किस, ठीक है। तो ये सब चीजें। तो भैया विवरण की बात करें तो सबसे पहले नाम की बात करते हैं, आपका जो है साइंटिफिक नेम की बात करें, वैज्ञानिक नाम की बात करें, तो गाय के 2 नाम होते हैं, एक तो बोस इंडिकस और एक बोस टॉरसस। जो बोस इंडिकस है इसे कुबड़ वाली गाय कहते हैं, है ना, जो कि आपकी भारत में पाई जाती है, और जो बोस टॉरसस है ये आपकी विदेशी गाय के नाम से जानी जाती है और इसमें कुबड़ नहीं पाया जाता, हम्पलेस होती है, हम्प नहीं पाया जाता इसमें, है ना। फिर भैंस की बात करें तो बोवेलिस जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है, भेड़ का ओविस एरिस होता है, बकरी का कैप्रा हेरिकस, सुअर का सुस डोमेस्टिकस और घोड़े का इक्वस फेरस कैबिलस होता है, ठीक है। आगे बात करें क्रोमोजोम नंबर या गुणसूत्र संख्या की, तो गाय का कितना होता है 2n60 60 होता है, ठीक है। भैंस का जो स्वैम्प बफेलो होती है उसका 48 और वाटर बफेलो जो होती है पानी वाली उसका 50 होता है। जो भारत में पाई जाती है ना बच्चों, वो आपकी वाटर बफेलो या फिर कहें पानी वाली भैंस होती है ना। फिर बात करें भेड़ की, क्रोमोजोम नंबर कितना होता है 74 होता है, 74 होता है। बकरी का क्रोमोजोम नंबर आपका 60 होता है, सुअर का 38 होता है और घोड़े का कितना होता है 64। नेक्स्ट बात करें प्रजाति की, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है भैया गाय की प्रजाति कौन सी है, भेड़ की कौन सी है ना। तो गाय की प्रजाति है बोबाइन, भैंस की प्रजाति है बोबाइन, भेड़ की प्रजाति है ओवाइन, बकरी की है कैप्राइन और आपकी सुअर की है स्वाइन और घोड़े की है कौन सी इक्वाइन, ठीक है। समूह की बात करें बच्चों तो आपके गाय के समूह को हर्ड कहते हैं, भैंस के समूह को भी हम हर्ड के नाम से जानते हैं, भेड़ के समूह को हम फ्लॉक कहते हैं, बकरी के समूह को फ्लॉक या बैंड के नाम से जाना जाता है, सुअर के समूह को हर्ड या ड्रोव के नाम से जाना जाता है, घोड़े के समूह को हम पैक के नाम से जानते हैं, ठीक। आगे बात करें वयस्क नर की, तो गाय का जो वयस्क नर होता है उसे सांड कहते हैं, भैंस के वयस्क नर को भैंस सांड या बफेलो बुल कहा जाता है, ठीक है। और आपका जो भेड़ का मेल होता है वयस्क नर होता है उसे रैम कहते हैं या राम कहते हैं, बकरी का जो मेल होता है उसे बक कहते हैं, सुअर का जो वयस्क नर होता है उसे बोअर और घोड़े के जो वयस्क नर होता है उसे स्टैलियन के नाम से जाना जाता है। वयस्क मादा की बात करें तो गाय की वयस्क मादा को हम गाय या काऊ, भैंस की भैंसी कहेंगे। आपका जो भेड़ की वयस्क मादा है इसे ईव या यू के नाम से जानते हैं। बकरी का जो वयस्क मादा है उसे डो या नैनी कहते हैं। आपका जो सुअर की वयस्क मादा है उसे सो के नाम से जानते हैं और घोड़े की जो वयस्क मादा है उसे मेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल से एक क्वेश्चन इससे आने वाला है, ये तो आपको रट लेना है, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो आगे बात करें युवा नर की, तो गाय का जो युवा नर होता है उसे सांड का बछड़ा या फिर कहें बुल काफ कहा जाता है या काफ कहा जाता है, बुल काफ, है ना, इसे हम हीपर काफ कहते हैं। जो आपका बच्चा होता है उसे काफ कहते हैं, नवजात को हम क्या कहते हैं काफ कहते हैं। चूंकि बच्चों जो हीपर होती है, हीपर किसे कहते हैं, हीपर वह मादा होती है जो आपकी ये कहें कि लैंगिक रूप से या सेक्सुअली तो मैच्योर्ड है लेकिन उसने अभी तक कोई बच्चे को जन्म नहीं दिया है ना। तो आपकी युवा नर सांड या बछड़ा या काफ बुल काफ कहलाता है ना, बुल काफ। और युवा मादा बछिया या बछड़ा या हीपर काफ कहलाती है। नवजात को काफ कहते हैं। बदियाकृत नर को बैल या स्टीयर कहते हैं।
बदिया कहत मादा को स्पेड कहते हैं आपका गाय की। संतान के साथ मादा या फिर कहें जब आपकी जो मादा है वो अपने बच्चे के साथ होती है तो काफ एट फूट, या फिर कहें पैर में बछड़ा या काफ एट फूट, है ना। समागम को हम सर्विस या सर्विंग कहते हैं। मेटिंग, इसके नाम से मेटिंग भी कहते हैं इसे। प्रसव की प्रक्रिया को काविंग कहते हैं। और मास जो कहलाता है बीप के नाम से जानते हैं। और गर्भावस्थी जो होती है, जस्टेशन पीरियड जो होता है इसका 280 से 285 दिन का होता है। किसका? आपका गाय का। नेक्स्ट बात करें भैंस की, तो आपका जो युवा नर होता है इसे हम बफेलो काफ कहते हैं। वफेलो काफ कहते हैं, है ना। और आपका जो हीपर काफ, इसके जो युवा मादा है उसे भी कहा जाता है। नवजात को भैंस का बछड़ा या फिर कहें बफेलो काफ कहते हैं, ठीक है। बदिया के नर को बैल कहा जाता है। बदिया के मादा को स्पेड कहते हैं। संतान के साथ मादा को पैर में बछड़ा या फिर काफ एट फूट कहते हैं। समागम को सर्विंग, प्रसव को काविंग, मास इसका बफेन होता है। और इसका जो जस्टेशन या गर्भावधि पीढ़ी होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 310 दिन। 310 दिन प्लस माइनस होती है, ठीक। आगे बात करें भेड़ की, तो आपका जो युवा नर है मेल में या फिर कहें यंग मेल जो होता है उसे रैम मेमना या रैम लैम कहते हैं। और आपका जो युवा मादा होती है उसे ईब मेमना या फिर कहें गिबर मेमना या फिर कहें ईव लैम्ब कहते हैं। ईव लैम्ब कहते हैं, ठीक है, ईव लैम्ब। और नॉर्मली आपका जो नवजात होता है, न्यूबॉर्न होता है, उसे लैम्ब के नाम से जानते हैं। और बधिया कर को हम बैडर कहते हैं। आपके बधिया के मादा को स्पेड कहते हैं। जो आपका संतान के साथ मादा है तो आपका सकलिंग कहेंगे। समागम को हम टुपिंग कहते हैं। और प्रसव की प्रक्रिया फिर कहें एक्ट ऑफ पार्चुरेशन को हम लैम्बिंग कहते हैं। और मांस को मटन। और इसका गर्भावधि पीरियड होता है 148 से 150 दिन का। 148 से 150 दिन की क्या होता है? जस्टेशन पीरियड होता है। किसका? आपका भेड़ का। नेक्स्ट बात करें बच्चों बकरी की, तो युवा नर या फिर कहें यंग मेल को हम बकलिंग, यंग फीमेल को गोल्टिंग कहते हैं। और आपके न्यू बॉर्न को बच्चा या फिर कहें किड कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं बच्चों? किड कहते हैं, है ना। आपका जो स्टेराइल मेल होता है या फिर कहें बदिया करना होता है बैतर या बैतर कहलाता है। स्टेलाइज फीमेल को स्पेड कहते हैं। आपका जो मेट या फिर कहें संतान के साथ मादा है तो उसे हम सकलिंग कहते हैं। मेटिंग को सर्विंग। और बच्चा देने की प्रक्रिया को किडिंग। मास इसका चेवन कहलाता है। और जस्टेशन या फिर कहें जो गर्भावस्था काल होता है वो होता है 150 से 152 दिन का। सुअर की बात करें तो यंग मेल को बोर्लिंग, यंग फीमेल को गिल्ट। आपका जो न्यू बॉर्न है इसे पिगलेट कहते हैं। और आपका जो बदिया का नर है हॉग या स्टैक कहलाता है। और बदिया का फीमेल को हम स्पेड कहते हैं। इसमें आपका जो बछड़े के साथ मादा को सकलिंग कहा जाता है। मेटिंग को या फिर कहें समागम को कपलिंग कहते हैं। बच्चे देने की प्रक्रिया फैरोइंग कहलाती है। और मास को हम पोर्क कहते हैं। 114 दिन का इसका क्या होता है? जस्टेशन पीरियड या फिर कहें गर्भाकाल होता है। घोड़े की बात करें तो यंग मेल को कोल्ट, यंग फीमेल को फिली, न्यू बॉर्न को फोल कहते हैं। बदिया के नर को गेल्डिंग और बदिया के मादा स्पेड कहलाती है। और आपका जो है फीमेल के साथ आपका बछड़े को या फिर कहें मादा के साथ बछड़े को पैर में फोल कहते हैं। आपका मेटिंग को कवरिंग। और आपका जो बच्चा देने की प्रक्रिया है क्या कहलाती है? फोलिंग। ये आपकी जनरल सी टर्मिनोलॉजी हो जाती है। किसकी? आपके बच्चों पशुपालन की। फिर आगे टर्मिनोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले है बूचड़खाना या अबेटॉयर। अबेटॉयर वह स्थान जहां पर पशुओं को काटा जाता है, जो हमारे नॉन डिस्क्रिप्टिव एनिमल होते हैं या फिर कहें काम के एनिमल नहीं होते हैं, तो उन्हें हम बूचड़खाने या फिर कहें एबटॉयर भेज देते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? बूचड़खाना, जहां पर पशुओं को काटा जाता है। बसा उतक एडिपोज टिश्यू की बात करें तो जानवरों के बसायुक्त तो उतक को कहते हैं, है ना। एड लिबिटम क्या होता है? निःशुल्क विकल्प के आधार पर किसी फीड की उपलब्धता को दर्शाने के लिए इस शब्द का उपयोग, मतलब ये कहें फ्री फीड, जो आपका निःशुल्क रूप से उपलब्ध होता है। जैसे आपका नदियों के किनारे उगा चारा, जंगलों में उगा हुआ चारा, जो निःशुल्क फीड के रूप में आपको जो है
उपलब्ध होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एड लिबिटम। एगलैक्टिया की बात करें तो प्रसव के बाद दूध का स्राव ना होना, या फिर कहें कि बच्चे को जन्म देने के बाद जब मादा दुग्ध स्राव नहीं करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एगलैक्टिया कहते हैं। एल्बियोलस क्या कहलाता है आपका, स्तन ग्रंथियों में पाई जाने वाली एक बहुत छोटी संरचना होती है, आकार में लगभग गोलाकार, उपकला कोशिकाओं की एक परत से पंक्तिबद्ध, जिसमें मादा द्वारा दूध का निर्माण किया जाता है, या फिर जहां पर आपका दूध का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, एल्बियोलस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्लॉट, अफरा। चूंकि भैया जब पशु ज्यादा क्या खा ले, हरा चारा खा ले, हरा चारे के रूप में क्या, साइलेज खा ले, या फिर कहें अत्यधिक जो अम्लीय चारा खा ले तो उसे क्या हो जाता है, अफरा हो जाता है, ब्लॉट हो जाता है ना। ब्लॉट को हम या फिर कहें ठीक करने के लिए क्या करते हैं, पशु के पेट में छेद करते हैं। किससे करते हैं, ट्रोक्योर एंड कैन्युला नामक यंत्र से पशु के पेट में छेद करके उसकी गैस निकाली जाती है, ठीक है। तो इसे अफरा, जुगाली करने वाले बालों का एक विकार जिसमें रुमेन में गैस जमा हो जाती है, इसे हम अफरा कह लेते हैं, ब्लॉट कहते हैं। ब्राउज की बात करें तो जो बकरियां होती हैं, बकरियां वो ब्राउज नहीं कि आप ब्राउजिंग कर रहे हो या फिर कहें नेट चला रहे हो, इंटरनेट चला रहे हो, भैया बकरियां नेट नहीं चलाती हैं, ये क्या करती हैं, पेड़ों पर चढ़ के पत्ते खाते हैं। जो बकरियां जो आपके पेड़ों से पत्ते खाएंगी ना उसे हम ब्राउज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ब्राउज, है ना। बकरी द्वारा पेड़ों और झाड़ियों से लिया गया चारा क्या कहलाएगा बच्चों, ब्राउज कहलाएगा। नेक्स्ट बात करें संतुलित राशन या बैलेंस राशन, तो भैया सही मात्रा और सही अनुपात में, क्या बच्चों, सही मात्रा और सही अनुपात में पशुओं को दिया जाने वाला राशन, है ना। सही मात्रा और सही अनुपात में पशुओं को दिया जाने वाला राशन क्या कहलाता है, बैलेंस रेशन या संतुलित राशन। जिस राशन में सभी पोषक तत्व सही अनुपात और सही मात्रा में मौजूद होते हैं उसे संतुलित राशन या संतुलित आहार कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका बैल का बछड़ा या बुल काफ, तो 1 वर्ष कम आयु का नर बछड़ा, या फिर कहें वह काफ या वह बच्चा जो जिसकी उम्र 1 वर्ष से कम है उसे हम बुल काफ कहेंगे। बुलॉक की बात करें तो बधियाकृत नर क्या कहलाता है, बुलॉक कहलाता है ना। काफ स्टार्टर की बात करें तो 2 सप्ताह की आयु या फिर कहें 2 सप्ताह की आयु के बाद जो युवा बछड़े को हम जो कंसंट्रेट कहते हैं, सांदित आहार, सांदित आहार में क्या आ जाता है आपका जो है आटा आ जाता है, दाना आ जाता है, तो जो सांदित आहार देते हैं उसे हम क्या कहते हैं आपका काफ स्टार्टर कहते हैं। 2 सप्ताह की आयु के बाद युवा बछड़ों को सांदित आहार दिया जाता है। फिर भैया कास्टिंग की बात करें तो पशुओं को किसी भी तरह से नीचे गिराना क्या कहलाता है, कास्टिंग। नॉर्मली सर्जिकल या फिर कहें बधियाकृत करने के लिए, सर्जिकल ऑपरेशन के लिए या पशुओं के जो है उपचार करने के लिए उन्हें नीचे गिराया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं, है ना। तो देखिए पशु को नीचे लिटाना और अंगों को विभिन्न प्रयोजन के लिए सुरक्षित करना, जैसे सर्जिकल ऑपरेशन, बधियाकरण, खुर काटना, बाल काटना आदि, इसे क्या कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कास्टिंग। आगे बात करें कास्ट्रेशन, बधियाकरण, तो बच्चों ये कहें कि बैल की जो प्रजनन क्षमता है उसको समाप्त करना क्या कहलाता है, बधियाकरण, है ना। आपके जो नर है उसकी जो प्रजनन क्षमता है उसको हटाना बधियाकरण कहलाता है। चैलेंज फीडिंग की बात करें तो गाय को अधिकतम दूध उत्पादन के लिए, किस लिए बच्चों, अधिकतम दूध उत्पादन के लिए उसे चैलेंज करना या फिर कहें उसे अधिक से अधिक कंसंट्रेट फीड खिलाना ताकि वो अधिक से अधिक क्या दे, दुग्ध उत्पादन दे, जिसे हम चैलेंज फीडिंग कहेंगे। देखिए गाय को उसके अधिकतम दूध उत्पादन तक पहुंचने के लिए चुनौती देने के लिए उच्च स्तर का सांद्रण खिलाने की प्रथा है। दाने की बात करें कंसंट्रेट, तो वह पदार्थ जिसमें 18% से क्या होता है, कच्चा रेशा होता है, 18% से कम क्या होता है, रॉ फाइबर या कच्चा रेशा पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेट। कंसंट्रेट में आपकी खलियां आ जाती हैं, दाना आ जाता है ना। तो देखिए बच्चों जिन खाद्य पदार्थों में 18% से कम कच्चा फाइबर होता है, कच्चा रेशा होता है, उन्हें दाना या कंसंट्रेट कहा जाता है। जैसे आपका अनाज हो गए, ऑयल के क्या खलियां हो गई, आपकी अनाज द्वारा उत्पाद, अनाज के उत्पाद हो गए, ये आपके क्या है, कंसंट्रेट। फिर बात करें बच्चों कलिंग की, तो अवांछित पशु को, अवांछित आपके जो मुर्गियां होती हैं या अवांछित
पक्षियों को झुंड से हटाना क्या कहलाता है? कलिंग। या बीमार पशु को आपका झुंड से अलग करना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। तो कलिंग की बात करें तो झुंड से अवांछित या अनुत्पादक जानवरों को हटाना, ठीक। गर्भाधान की बात करें, कंसेप्शन की बात करें, तो जब आपका जो है मेटिंग से सक्सेसफुल या फिर कहें आपके ओव्यूल या फिर कहें भ्रूण बनने तक की प्रक्रिया जो होती है वो कंसेप्शन होती है। गर्भधारण और जन्म के बीच का समय जिस दौरान गर्भाशय में भ्रूण या भ्रूण विकसित हो रहा होता है, प्रजनन प्रक्रिया में नर और मादा का सफल मिलन, ठीक। डीटिकिंग की बात करें तो जानवरों के जो ये कहें शरीर पर उपलब्ध जो जू होते हैं या जो परजीवी होते हैं उनको हटाना, है ना, जैसे किल्ली हो गई, जू हो गए, डीटिकिंग कहलाता है। तो जानवरों के शरीर की सतह पर मौजूद बाहरी परजीवियों जैसे किल्ली, जू, घुन को हटाना क्या कहलाता है? डीटिकिंग। फिर बात करें डॉकिंग, तो जो पूंछ काटना होता है या पूंछ को हटाना, पशुओं की पूंछ को काटना या उसको हटाना क्या कहलाता है? डॉकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? डॉकिंग कहलाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों डिवॉर्मिंग, तो डिवॉर्मिंग क्या होता है? जो आंतरिक परजीवी हैं, जो पेट में पाए जाने वाले परजीवी हैं, उनको हटाना क्या कहलाता है? आपका कृमि मुक्ति या डिवॉर्मिंग कहलाता है। तो शरीर से आंतरिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परजीवियों को क्या करना? हटाना क्या कहलाता है? डिवॉर्मिंग। फिर बात करें बच्चों डिसबर्डिंग, तो यांत्रिक या रासायनिक तरीकों से जो हॉर्न बर्ड होती हैं या सींगों की जो बर्ड होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करना या उनको हटाना क्या कहलाता है? डिसबर्डिंग कहलाता है। तो देखिए यांत्रिक या रासायनिक तरीकों से सर्जिकल ऑपरेशन, काटना आदि द्वारा बछड़े के सींग की कलियों को निकालना क्या कहलाता है? डिसबर्डिंग। फिर बात करें डिस्टोसिया या डायस्टोसिया, तो प्रसव के समय असमान या जो कठिन प्रसव या जिससे भ्रूण और प्लेसेंटा को जन्म देने में कठिनाई होती है या फिर कहें जो प्रसव के समय जो कठिनाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? आपका डिस्टोसिया कहते हैं। ड्रेसिंग परसेंट की बात करें तो ड्रेसिंग प्रतिशत की गणना गर्म शव के वजन को जानवर के सिकड़े हुए जीवित वजन से विभाजित करके और परिणाम को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करके किया जा सकता है। ड्रेसिंग परसेंटेज का मतलब ये होता है कि जब आपने जानवर को काटा है ना, या फिर कहें जब वो जिंदा है वो वजन, और जब उसको मारने के बाद जो उसका वजन बचा है ना, जैसे सुअर का ड्रेसिंग परसेंटेज अच्छा होता है, उसका मांस आप लंबे समय तक भंडारित करते, मतलब कि कहें ज़्यादा खराब नहीं होता है ना, तो उसे ड्रेसिंग परसेंट। तो यहाँ पर ड्रेसिंग परसेंट, ड्रेसिंग प्रतिशत की गणना गर्म सब वजन से मतलब है कि आपने जब उसको जीवित है ना, और जब वो मर गया उसके बीच जब वजन विभाजित करके और परिणाम को जो प्रतिशत के मतलब ये कहें जो आपका बचा हुआ जो मांस होता है उसे हम ड्रेसिंग परसेंटेज कहते हैं, ठीक। अपजनन की बात करें डायस्जेनेसिस, तो प्रजनन में एक दोष जिससे संकर आपस में मिलन नहीं कर सकते लेकिन अपने माता पिता में से किसी एक परिवार के सदस्यों के साथ संतान पैदा कर सकते हैं, ऐसी संतानें बांझ होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? डायजेनेसिस या फिर कहें अपजनन। फ्री मार्टिन की बात करें तो जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और एक जो आपका एक नर हो एक मादा हो, और मादा कैसी हो? स्टेराइल हो, ठीक है, या फिर कहें आपके जो है बांझ हो मादा, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्री मार्टिन कहते हैं। देखिए बच्चों फ्री मार्टिन, जब विभिन्न लिंगों के जुड़वा बछड़े पैदा होते हैं तो बैल का बछड़ा सामान्य होता है जबकि बछिया का बछड़ा बांझ होता है। बांझ बछिया बछड़े को फ्री मार्टिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्री मार्टिन। भैया इनको हमने AGTA का इतना बताने के बाद भी AGTA वाले नहीं मानेंगे। 49, अरे भैया हो जाएगा 49.75 OBC कैटेगरी में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा आपका सिलेक्शन, है ना। इंटरकाविंग काल या इंटरकाविंग पीरियड की बात करें तो दो ब्यातों के बीच, है ना, दो ब्यातों के बीच का जो समय होता है, मान के चलो कि आज बछड़े को जन्म दिया, इसके बाद जब अगले बछड़े को या अगले बच्चे को जन्म देगी जब मादा, तो उसे हम क्या कहते हैं? काविंग पीरियड कहेंगे, है ना, इंटरकाविंग पीरियड कहेंगे उसे। दो क्रमिक ब्यातों के बीच दिनों की संख्या। लैक्टेशन कर्व की बात करें तो जो स्तनपान के दौरान या फिर कहें लैक्टेशन के दौरान जो आपका, जैसे मान के चलो कि आपका शुरुआत में दुग्ध उत्पादन क्या होता है? थोड़ा थोड़ा कम होता है, फिर बढ़ता है धीरे धीरे, फिर जब आपकी जो ड्राई अवस्था होती है, सूखा अवस्था आती है ना, तो दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, इसे हम लैक्टेशन कर्व। तो भैया स्तनपान के दौरान या लैक्टेशन के दौरान दूध स्राव की दर का चित्रात्मक प्रतिनिधित्व
बक्र जो कहलाता है वह आपका स्तनपान बक्र कहलाता है, लैक्टेशन कर्व कहलाता है। लैक्टेशन लेंथ की बात करें तो दूध देने की शुरुआत से जब गाय ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, या फिर कहे सूखा क्षेत्र या ड्राई पीरियड आ जाता है, उस बीच समय को हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन लेंथ कहते हैं। भैया जब आपकी जो गाय भैंस है दूध देना शुरू करती है और जब वो या फिर कहें नॉर्मली आपका जो है दूध देना बंद कर देती है, तो उन दोनों के बीच का जो समय होता है उसे लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। देखिए लैक्टेशन लेंथ की बात करें तो बच्चा देने की तारीख से लेकर पशु के सूखने की तारीख के बीच का समय, या सूखने का मतलब होता है, ड्राई का मतलब होता है बच्चों जब आपकी जो गाय भैंस है वो दूध देना बंद कर दे, है ना, तो अंतराल दिनों में व्यक्त किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन लेंथ कहते हैं। शुष्क काल या ड्राई पीरियड की बात करें तो वह समय जब आपकी गाय दूध नहीं दे रही होती है या भैंस दूध नहीं दे रही होती है तो उसे हम ड्राई पीरियड और शुष्क काल कहते हैं। तो गाय के दूध देना बंद करने की तारीख से अगले बच्चा देने की तारीख के बीच का जो समय होता है वो ड्राई पीरियड कहलाता है। निर्वाह राशन मेंटेनेंस रेशन की बात करें तो वह राशन जो पशु को जीवन निर्वाह करने के लिए दिया जाता है। मान के चलो कि पशु जीवित रहे, मरे नहीं, कोई उसमें मतलब उत्पादन नहीं ले रहे हैं, कुछ भी हम उसे वर्क नहीं करा रहे हैं, बस मतलब ये कहें कि वह जीवित रहे, वह आपका क्या कहलाता है, मेंटेनेंस राशन। मान के चलो कि आप कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हो, घर पे सो रहे हो, त्योहार के दिनों में आपको खाना मिलता रहता है, वो क्या है, मेंटेनेंस। आप अपनी डाइट मेंटेन कर रहे हो, अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहे हो, है ना। और जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो बादाम खाओगे, प्रोटीन खाओगे, या फिर कहें जब आप जिम जा रहे होते तो आप लोग तरह तरह के प्रोटीन जो है कंज्यूम करते हो, तो वो आपका प्रोडक्शन रेशन होता है ना। तो निर्वाह राशन या मेंटेनेंस रेशन की बात करें तो अच्छे स्वास्थ्य के साथ गैर उत्पादन स्थिति को बनाए रखने के लिए पशु को प्रतिदिन दिया जाने वाला जो राशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाता है, निर्वाह राशन या मेंटेनेंस रेशन कहलाता है। पास्चर की बात करें तो जो आपके प्राकृतिक चारा गाय होते हैं या फिर कहें प्राकृतिक रूप से जो उगी घास है उस पर चराना पशुओं को पास्चर चारा गाय कहलाता है। पशुओं के चरने के लिए भूमि पर उगाई जाने वाली चारा फसलें। फिर बात करें बच्चों उत्पादन राशन की या प्रोडक्शन राशन, तो वह राशन जो पशुओं को उत्पादन के लिए, जैसे अब जब गाय दूध देने लगती है तो उसे हम 1.5 kg या 3 kg हम क्या दाना अलग से देने लगते हैं ताकि उसका मिल्क प्रोडक्शन क्या हो, बढ़ जाए। जब हम पशुओं से बर्क लेते हैं तो उसे एक्स्ट्रा खाना या फिर कहें आपका जो है राशन दिया जाता है, जिसे हम प्रोडक्शन राशन कहते हैं, है ना। देखो विकास उत्पादन और कार्य के उद्देश्य से रखरखाव की आवश्यकता से अधिक प्रतिदिन दिया जाने वाला राशन का एक हिस्सा जो है क्या कहलाता है, उत्पादन राशन या प्रोडक्शन राशन कहलाता है। फिर बात करें मोटा चारा या रफेज की, तो जिन आहारों में 18% से अधिक क्या होता है, रॉ फाइबर होता है, जैसे आपका भूसा हो गया, हरा चारा हो गया, जिसको हम बल्क में देते हैं, बल्क मतलब जिसे हम ज़्यादा मात्रा में देते हैं, वो क्या होते हैं, रफेज होते हैं, जिसमें आपका जो एक है फाइबर की मात्रा होती है, इसमें क्या होती है, अत्यधिक होती है। देखिए जिन आहारों में 18% से अधिक कच्चे रेशे या रॉ फाइबर होते हैं उन्हें मोटा चारा कहा जाता है, जैसे आपका घास हो गया, साइलेज हो गया, चारा आदि। स्क्रब बुल की बात करें तो यह एक गैर वर्णात्मक प्रकार का आवारा ग्रामीण मवेशी या फिर कहें जो आवारा फिरते हुए जो बुल होते हैं, सांड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रब बुल। सर्विस पीरियड की बात करें तो वह अवधि प्रसव से लेकर सफल गर्भाधान या फिर कहें जब मीटिंग की वह अवधि जब आपका जो है सफल गर्भाधान हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्विस पीरियड। तो प्रसव से लेकर सफल गर्भाधान तक के दिनों में व्यक्त की गई अवधि को सर्विस अवधि के रूप में जाना जाता है। स्प्रिंगर की बात करें तो एक मादा गोजातीय में उन्नत गर्भावस्था के लक्षण दिखाई दे रहे हैं या फिर कहें जब उसमें गर्भावस्था के लक्षण दिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्प्रिंजर कहते हैं। स्टीयर की बात करें तो बधिया किया गया नर जो गौवंश डेयरी पशु। साइलेज ताज़ा हरा चारा काट कर जानवरों को किया जाता है, उसे साइलेज कहते हैं। ताज़ा तो नहीं होता है, इसको हम प्रिजर्व करते हैं, फिर आपका जो है कटिया करके इन्हें दिया जाता है ना, तो वो आपका साइलेज कहलाता है। स्टड बुल की बात करें तो वह बैल जिसका उपयोग प्रजनन के लिए किया जाता है या फिर कहें जिसका उपयोग मेटिंग के लिए कर रहे हैं वो स्टड बुल होगा। फिर आ जाता है आपका दूध छुड़ाना, बीनिंग।
तो बीनिंग का संबंध किससे है? तो भैया जब आपका जो बछड़ा होता है, बछड़ा मतलब इस 2-4 सप्ताह का हो जाए तो उसे हम अलग से उसे खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, या फिर अलग से दाना देना शुरू करते हैं, उससे दूध छुड़ाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? मिल्क प्रोडक्शन। हम बुरे लोग हैं, है ना, तो उसे बीनिंग कहेंगे। बछड़े को गाय से अलग करना और उन्हें कृत्रिम रूप से खिलाना क्या कहलाता है? बीनिंग। पुलेट की बात करें तो युवा मादा मुर्गी को पुलेट कहते हैं। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग जो है एक दिन या फिर कहें युवा मुर्गियां जो कि 1 डे ओल्ड होती हैं, या फिर कहें जो एक दिन पुरानी जो मुर्गियां हैं या जो ब्रूड हैं, उनको पालना जो है क्या कहलाता है? ब्रूडिंग। देखिए ब्रूडिंग क्या कहलाता है? यह युवा मुर्गियों को एक दिन की अवस्था से लेकर 5 से 6 सप्ताह की आयु तक पालने की एक प्रक्रिया है, जिसके दौरान गर्मी प्रदान की जाती है। अब बच्चों गर्मी क्यों प्रदान की जाती है? क्योंकि आपने देखा होगा कि एक इनक्यूबेशन पीरियड होता है 21 दिन का। मुर्गियों के जो अंडे होते हैं उसे हम इनक्यूबेटर में रखते हैं, आर्टिफिशियल रूप से हम 37 डिग्री सी टेम्परेचर उन्हें देते हैं। तो भैया वो टेम्परेचर उन्हें वही आदत होती है उसी टेम्परेचर, जैसे अंडे सेती हैं मुर्गियां, आपने सुना होगा कि अंडे सेना मतलब कि मुर्गियां बैठी रहती है, जो देसी मुर्गियां होती है ना, वो अंडों पर बैठी रहती है। क्यों बैठी रहती है? वो उन्हें आर्टिफिशियल रूप से क्या कहती हैं, या फिर कहें प्राकृतिक रूप से क्या देती हैं? हीट दे रही होती हैं, गर्मी दे रही होती हैं। अब वही गर्मी जब वो चूजे आपके अंडे से बाहर निकलते हैं तो वही आदत उन्हें होती है चूजों को, है ना। तो जो आपको इनक्यूबेट या फिर कहें ब्रूडर के अंदर उसी टेम्परेचर पर धीरे धीरे आपको वो टेम्परेचर कम भी करना होता है ना। तो उसी टेम्परेचर जो है एक दिन पुराने जो ब्रूड होते हैं उनको जो है पालना, या फिर कहें 5 से 6 सप्ताह तक उनको पालना ब्रूडिंग कहलाता है। तो देखिए यह युवा मुर्गियों को एक दिन की अवस्था से लेकर 5 से 6 सप्ताह की आयु तक पालने की एक प्रक्रिया, जिसके दौरान गर्मी प्रदान की जाती है, हीट दी जाती है। फिर बात करें निर्मोचन या फिर कहें मोल्टिंग की, तो मुर्गियां जब बड़ी होती हैं तो पुराने पंखों को गिराकर जब उनमें नए पंख आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मोल्टिंग कहते हैं। यह पुराने पंखों को गिरा देने की प्रक्रिया है। कलिंग की बात करें तो अभी हाल बताया कि बीमार या अवांछित पशु या पक्षियों को झुंड से हटाना क्या कहलाता है बच्चों? कलिंग कहलाता है। तो यह झुंड से अवांछित पक्षियों या बीमार, रोगग्रस्त या बेकार जो पशु पक्षी है उनको हटाने के अलावा कुछ नहीं है। डीबिकिंग की बात करें तो 1/3 चोंच को काटना, इसे हम बीक ट्रिमिंग भी कहते हैं, इसे हम बीक ट्रिमिंग भी कहा जाता है, चोंच ट्रिमिंग भी या डीबिकिंग के नाम से जानते हैं, चोंच कंडीशनिंग। या आपका जो है चोंच का काटना क्या कहलाता है? डीबिकिंग। कितनी काटी जाती है? 1/3 जो आपकी चोंच होती है उसे काटा जाता है। देखिए डीबिकिंग, चोंच ट्रिमिंग, जिसे बीक ट्रिमिंग भी कहा जाता है, या चोंच कंडीशनिंग, पोल्ट्री विशेष रूप से परत मुर्गियां जो लेयर होती हैं। लेयर कौन सी होती हैं? जो अंडे देने। लेयर किसे कहते हैं? जो मुर्गियां अंडे देती है, क्योंकि वो अपने जो देसी मुर्गी है वो अपने अंडे स्वयं नहीं फोड़ती, लेकिन जो विदेशी मुर्गियां हैं, जो एक्जोटिक जो हैन है, वो अपने अंडे स्वयं फोड़ देते हैं, जिस कारण से उन्हें जो, और साथ में साथ मुर्गियों को एक साथ लड़ने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? निचली जो चोंच है उसको 1/3 हम क्या करते थे? सॉरी, वो जो ऊपरी चोंच है उसको 1/3 हम क्या करते थे? काट देते, जैसे बीक ट्रिमिंग या डीपिकिंग कहते हैं। मौन ताप या साइलेंट हीट की बात करें तो वह गर्मी की अवधि जब आपकी जो मादा है वो गर्मी के लक्षण या फिर कहें हीट के जो लक्षण है वो शो नहीं करती, वो हीट में होती है लेकिन उसके साइन या लक्षण नहीं दिखाती, जिसे हम साइलेंट हीट कहते हैं। देखिए मवेशियों में उपमद या शांत गर्मी को व्यवहारिक मद लक्षणों की कमी के रूप में परिभाषित किया गया है। हालांकि जननांग अंग सामान्य चक्रीय परिवर्तनों से गुजरते हैं। विभिन्न झुंडों के बीच मौन गर्मी की घटना 10% से 40% तक भिन्न होती है। फिर बात करें स्नायु शूल या एनेस्ट्रस की, तो यह चक्रीय रूप से प्रजनन करने वाले स्तनधारियों में यौन गतिविधि की 2 अवधियों के बीच यौन शांति या सुप्तावस्था जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? अनएस्ट्रस कहते हैं। जैसे आपने कहा एस्ट्रस, एस्ट्रस क्या होता है? यह नॉर्मली आपका 21 दिन का साइकिल होता है, 21 डेज का क्या होता है? साइकिल होता है। जब आपके जो है अंडे या फिर कहें ओव्यूल का निर्माण होता है, और जब वो ओव्यूल फर्टाइल हो जाता है, एक्चुअली वो बच्चे को जन्म देता है, लेकिन जब वो फर्टाइल नहीं होता है तो वह ओव्यूल क्या होता है? पचा लिया जाता है या फिर कहें आपका गायब हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एनेस्ट्रस कहते हैं। गर्भाशय का आगे खिसकना, प्रोलैप्सिंग ऑफ यूटेरस, तो यूटेरस का आपका थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ खिसक जाना प्रोलैप्सिंग कहलाता है। ये क्वेश्चन भी आपका ये पूछा गया है। तो गर्भाशय के आगे खिसकने का मतलब है कि गर्भाशय योनि में नीचे खिसक जाता है या बाहर निकल आता है।
फिर आपका एंड्रोमेट्रिटिस, एंडोमेट्रिटिस क्या कहलाता है? यह गर्भाशय का हल्का पुराना संकीर्ण है, सूजन या जलन पैदा करता है, बहुत आम है, जो ब्याने के बाद की 40% गायों को प्रभावित करता है। ग्लाइकोजेनेसिस की बात करें तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में रूपांतरित करना या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस क्या कहलाता है? ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में रूपांतर या ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तन क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करें तो प्रोटीन और वसा से ग्लूकोज का निर्माण, प्रोटीन या वसा से ग्लूकोज का निर्माण करना क्या कहलाता है? आपका जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इन्वोल्यूशन की बात करें तो वह अवस्था जिसके दौरान गाय का गर्भाशय ब्याने के बाद अपने नियमित आकार में आ जाता है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें गर्भवती गाय का गर्भाशय गर्भधारण से पहले की स्थिति में वापस आना। ओव्यूलेशन क्या कहलाता है? आपका जो है गर्भधारण करना, है ना। तो आपका जो गाय का पेट होता है वो एक्स्ट्रा दिखने लगता है, लेकिन जब इन्वोल्यूशन होता है तो जैसा आपका जो ये कहें कि गर्भधारण करने से पहले गाय थी, वैसा ही आपका उसका बॉम या पेट हो जाता है। फिर बात करें मेमोजेनेसिस तो दूध स्तन ग्रंथि का क्रियाशील अवस्था में विकास। लैक्टोजेनेसिस की बात करें तो स्तन ग्रंथि से दूध का संश्लेषण और स्राव, दूध का बनना, सिंथेसिस होना, उसका स्राव होना क्या कहलाता है? लैक्टोजेनेसिस कहलाता है। मोनोपोरस की बात करें तो वह जानवर जो केवल एक समय में एक ही बच्चे को या एक ही बछड़े को जन्म देते हैं वो मोनोपोरस कहलाते हैं। देखिए, जानवरों को नामित करने वाला एक शब्द जो आमतौर पर प्रत्येक गर्भावस्था में केवल एक संतान पैदा करता है, जैसे घोड़े, मवेशी एकलिंगी होते हैं, जबकि आपकी जो भेड़ होती है, सुअर होती है, बकरी होती है, आपके पॉलीफोरस होते हैं, है ना, ये मल्टीपल बच्चों को जन्म देते हैं, 2 या 3 बच्चों को जन्म देते हैं। टेथरिंग की बात करें तो रस्सी या जंजीर के माध्यम से जानवरों की गतिविधियों को नियंत्रित करने का एक तरीका है। नॉर्मली हम सींगों से रस्सी को बांध लेते हैं या पशु को नियंत्रित करने के लिए हम बांध लेते हैं उसे हम टेथरिंग कहते हैं। मैकोनियम की बात करें तो यह नवजात शिशु का पहला मल या स्टूल होता है, मैकोनियम। फिस्ट्यूला की बात करें तो किसी जानवर के शरीर की दीवार में बना एक स्थायी छिद्र जिसके माध्यम से जानवर के आंतरिक और बाहरी वातावरण के बीच संचार होता है। इसका एक उदाहरण रूमेन फिस्टुला है। रूमेन के आंतरिक भाग और बाहर के बीच शल्य चिकित्सा द्वारा बनाया गया एक स्थायी उद्घाटन है। मिल्क वैन की बात करें तो एक बड़ी रक्त वाहिका जो जानवरों के पेट के केंद्र के नीचे से उदर की ओर चलती है, उसे मिल्क वैन कहते हैं। फिर आपका यौवन, पॉवर्टी, तो वह मादा जो आपकी ये कहें कि जो मैच्योर हो जाती है सेक्सुअल रूप से या फिर कहें लैंगिक रूप से जो परिपक्व मादा होती है उसे क्या कहते हैं? पॉवर्टी कहते हैं। मादा की वह अवस्था जिसमें अंडाशय पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और उसमें अंडे बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इस अवस्था में महिला गर्भवती हो जाती है। हे की बात करें तो घास एक भंडारित चारा है जिसकी विशेषता है कि नमी की मात्रा कम होती है, 10% या 16% से कम होती है। सूखे चारे को हम क्या कहते हैं? हे कहते हैं, ठीक। साइलेज की बात करें तो हरी घास नॉर्मली जैसे हरी घास है उसको हम संरक्षित करते हैं, काट के रखते हैं, उसको गड्ढों में दबा के रखते हैं, जो और अम्लीकरण की प्रक्रिया होती है उसके, इसे हम पशुओं का अचार के रूप में भी जानते हैं, है ना। और यह नॉर्मली आपका जो ऑफ सीजन होते हैं या फिर कहें जब आपके हरी घास उपलब्ध नहीं होती तब आपके पशुओं को ये उपलब्ध होते हैं। देखिए, हरी घास विटामिन ए का अच्छा स्रोत है जो कैरोटीन के रूप में मौजूद होता है। हरे चारे को साइलेज के रूप में लंबे समय तक 6 महीने तक भंडारित किया जा सकता है। साइलेज हरे पत्ते वाले फसलों से बना एक प्रकार का चारा है जिसे किण्वन द्वारा अम्लीकरण के बिंदु तक संरक्षित किया जाता है। साइलेज में 65 से 70% नमी की मात्रा। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया साइलेज में कितनी नमी होती है? 65 से 70% क्या होती है? नमी होती है। किस बच्चों? साइलेज में। नेक्स्ट बात करें इंसिलिंग, तो भैया साइलेज बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? इंसिलिंग कहते हैं, है ना। तो साइलेज बनाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति पानी में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से कार्बनिक अम्ल का उत्पादन करती है जो सामग्री की अम्लता को क्या करती है? बढ़ाती है। फिर बात करें फ्लशिंग, तो फ्लशिंग में नॉर्मली आपका जब आपकी जो मादा हो पशु होते हैं जो जन्म देने वाली होती है या फिर कहें स्पेशली भेड़ में जब बच्चे को जन्म देने वाली होती है या फिर कहें जब गर्भधारण करती है या जब जेस्टेशन पीरियड को में आती है तो उस समय जो राशन या जो चारा दिया जाता है ताकि जो ये कहें जो बच्चा हो वो पौष्टिक, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लशिंग कहते हैं। देखिए,
फ्लशिंग की बात करें तो यह शब्द प्रजनन के समय के आसपास पोषण या आहार में अस्थायी लेकिन उद्देश्यपूर्ण वृद्धि का वर्णन करता है। इसका उद्देश्य ओव्यूलेशन गर्भधारण और भ्रूण प्रत्यारोपण दर को बढ़ावा देना है। फ्लशिंग से मद प्रदर्शित करने वाली महिलाओं का अनुपात भी बढ़ जाता है, मादाओं का अनुपात भी बढ़ जाता है। फिर आ जाते हैं भैया ब्रीड्स पर। ये तो होगी आपकी नॉर्मली टर्मिनोलॉजी या फिर कहें सामान्य टर्मिनोलॉजी। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों आपकी ब्रीड्स। अब ब्रीड्स में सबसे पहले देखो भैया, गाय हमारी माता है तो सबसे पहले हम गाय को पढ़ेंगे, है ना। ये नहीं कहना है कि हमको कुछ नहीं आता है ना। गाय हमारी माता है तो सबसे पहले हम गाय को पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है ब्रीड्स को में जो है कंप्लीट करेंगे। ये नॉर्मली आपका डेमो लेक्चर है। तो गाय की बात करें तो नॉर्मली हमने देखो टर्मिनोलॉजी पढ़ ली थी, लेकिन यहाँ भी पढ़ लेंगे। जो ग्रुप होता है गाय का उसे हर्ड कहते हैं, ये तो हमने बताया है ना। एडल्ट मेल को हम बुल या सांड कहते हैं। एडल्ट फीमेल वयस्क मादा को काऊ या गाय कहते हैं। यंग मेल युवा नर को वुल काफ या बुल काफ या सांड बछड़ा कहते हैं। यंग फीमेल युवा मादा को हीपर काफ कहते हैं। न्यूबॉर्न बेबी को नवजात शिशु को काफ कहा जाता है। मीट या मांस को बीफ कहते हैं। मीट ऑफ काफ बछड़े के मांस को काफ बील कहते हैं। मेटिंग को या समागम को सर्विंग कहते हैं। पार्चुरेशन संतति जनन या बच्चे देने की प्रक्रिया को काविंग कहा जाता है। कास्ट्रेटेड मेल बधिया के नर को ब्लॉक या स्टीयर कहा जाता है ना। आगे बात करें एस्ट्रस साइकिल मध चक्र जो कि 21 दिन का होता है। एस्ट्रस या ऑयस्ट्रस साइकिल जो होता है आपका कितने दिन का होता है? 21 दिन का होता है। एस्ट्रस पीरियड की बात करें तो 15 से 24 घंटे। एस्ट्रस पीरियड को हम हीट पीरियड भी कहते हैं। और आपका जो जेस्टेशन पीरियड है गर्भकाल, गर्भधारण करने से बच्चे देने के जन्म या फिर कहें बच्चे के जन्म तक के समय को क्या कहते हैं? गर्भकाल, जो कि 280 से 285 दिन का होता है। ये ज़्यादातर पूछा जाता है गाय में, है ना। तो ये सब चीज़ें आपकी किसी ना कोई आपका इसमें से एक टर्म पूछी जाएगी। फिर बच्चों महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो भैया कुबड़, एक तो भैया बॉस इंडिकस होती है जिसे कुबड़ वाली गाय कहते हैं, और एक भैया बॉस टॉरस होती है जिसे हम बिना कुबड़ वाली या हम्पलेस काऊ कहते हैं, है ना। तो भैया देखो वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है और उष्ण कटिबंधीय कुबड़ वाली मवेशी, और बॉस टोरस शीतोष्ण या फिर कहें ठंडी मौसम वाली कुबड़ वाली बिना कुबड़ वाली मवेशी। तो आपकी जो गाय होती है ना भारत में, ये उष्ण कटिबंधीय, इनमें जो है पर्याप्त गर्मी सहने की क्या होती है? क्षमता होती है। जबकि जो विदेशी गाय होती है ना, ये गर्मी को नहीं सह सकती, ठीक है। गाय और भैंस के औसत जीवन काल की बात करें तो 18 वर्ष का होता है। उच्चतम स्तनपान अवधि लैक्टेशन लेंथ, हाईएस्ट जो लैक्टेशन लेंथ होती है स्वदेशी में वो साहीवाल और गिर की होती है। ये याद रखना, लैक्टेशन लेंथ मतलब दुग्ध अवधि जो है सबसे ज्यादा किसकी होती है? साहीवाल और गिर। उच्चतम स्तनपान अवधि यदि विदेशी गाय की बात करें लैक्टेशन लेंथ, विदेशी गाय में तो होलिस्टीन फ्रीजियन की होती है। किसकी होती है? होलिस्टीन फ्रीजियन है HF की। आगे बात करें तो भैया सबसे मीठा दूध किसका होता है? स्वीटेस्ट मिल्क किस ब्रीड का होता है? तो साहीवाल का होता है। सबसे ज्यादा मीठा दूध किसका होता है? साहीवाल। सर्वोत्तम ड्राफ्ट क्षमता वाली, सर्वोत्तम या फिर कहें सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल कौन सी है? हल्लीकर है, ठीक। सबसे ज्यादा या उच्चतम दूध उत्पादन कौन सी? स्वदेशी में आपकी साहीवाल है और विदेशी में कौन सी है? होलिस्टीन फ्रीजियन। सबको पता है कि भैया विश्व में सबसे ज्यादा जो दूध उत्पादन करने वाली जो गाय है वो होलिस्टीन फ्रीजियन है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किसका है? आपका साहीवाल का, ठीक है। अत्यधिक जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो किसकी होती है? गिर गाय की होती है, अत्यधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। और सबसे ज्यादा जो है प्रतिरोध या फिर कहें जलवायु के प्रति प्रतिरोध भी पाया जाता है इसमें। सर्वश्रेष्ठ दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल बेस्ट डुअल पर्पज हरियाणा को कहा जाता है। कौन सी है बच्चों? हरियाणा बेस्ट डुअल पर्पज क्या कहलाती है? काऊ या फिर कहें मवेशी या कैटल कहलाती है। सबसे छोटा विदेशी डेयरी मवेशी कौन सी है? जर्सी। सबसे छोटी जो गाय है या जो आपकी मिनी या फिर कहें मिनी काऊ जो कही जाती है वो जर्सी है। और सबसे बड़ी डेयरी नस्ल होलिस्टीन फ्रीजियन। और भारी नस्ल आपसे पूछेगा कि भैया गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? होलिस्टीन फ्रीजियन। सबसे हल्की आपकी जो है ये कहें कि छोटी नस्ल कौन सी है? जर्सी है। मवेशियों की सबसे बौनी नस्ल या फिर कहें कौन सी है? बैचौर कही जाती है बौनी नस्ल में, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके गाय से रिलेटेड।
आगे बात करें ब्रीड्स ऑफ काऊ की, तो भैया देसी नस्ल, विदेशी नस्ल और संकर नस्ल या क्रॉस ब्रीड, तीन तरह से हम नस्लों को डिवाइड करते हैं गाय की। जो ब्रीड्स है हमारी काऊ की, उनको तीन तरह से या फिर कहें तीन तरह से विभाजित किया जाता है। एक तो आपका देसी नस्ल इंडिजीनियस ब्रीड, दूसरी आपकी जो होती है विदेशी एक्जोटिक ब्रीड, फिर आ जाती है आपकी संकर नस्ल हाइब्रिड ब्रीड। तो सबसे पहले बात करें इंडिजीनियस ब्रीड की, तो इंडिजीनियस में आपकी मिल्च ब्रीड, दुधारू या दुग्ध नस्ल, जिनका पालन पोषण या फिर कहें जिनका दुग्ध उत्पादन अधिक होता है, जिनको केवल दूध के लिए पाला जाता है। फिर बात करें डुअल पर्पज ब्रीड, द्विकाजी नस्लें, ऐसी नस्लें जो भार ढोने, आजकल देखो भार ढोने के लिए नहीं उपयोग होते, लेकिन ज़्यादा ट्रैक्टर आ गए हैं तो यूज नहीं होता, लेकिन भार ढोने और साथ ही साथ दूध उत्पादन के लिए। और ड्रॉथ पर्पज ब्रीड, भारवाहक नस्लें, वह नस्लें जिनका प्रयोग बोझा ढोने या फिर कहें खेत में वर्क करने के लिए यूज किया जाता है या उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों बात करें देसी नस्लों की, तो सबसे पहले मिल्च ब्रीड। तो भैया चार ब्रीड हैं जो दुधारू या दुग्ध नस्ल कहलाती हैं, मिल्च ब्रीड कहलाती हैं। जैसे देवनी देख लो भैया, ये आपकी रेड सिंधी, लाल सिंधी है, ये आपकी साहीवाल है, ये आपकी क्या है गिर है। ये आपकी तीन चार नस्लें हैं, कैसी हैं आपकी मिल्च ब्रीड हैं। फिर बात करें बच्चों आपका जो है डुअल पर्पज की, दोहरे उद्देश्य वाली नस्लों की, तो इसमें आपकी आ जाती है ओंगोले, कांकरेज, हरियाणा, गाओलाओ, थार पारकर, मेवाती, डांगी, निवाड़ी, राठी और नेल्लोरे। ये कैसी हैं द्वि उद्देश्य वाली है, द्विकाजी नस्लें हैं। फिर बात करें ड्रॉथ पर्पज ब्रीड या भारवाहक नस्लें, वह नस्लें जिनका प्रयोग बोझा ढोने के लिए करते हैं, वह कौन सी हैं भारवाहक। जैसे आपकी अमृत महल हो गई, नागौरी हो गई, खिल्लारी, कंगायम, हल्लीकर, मालवी, पूर्णिया, सिरी, आलमबाड़ी, पोनबार, उम्बालचेरी, पुलीकुलम, खीरीगढ़, बाचुर और बरगौर। ये कैसी हैं बच्चों आपकी भारवाहक नस्लें हैं, किसकी गाय की। आगे बात करें विदेशी नस्ल। अब भैया विदेशी नस्ल में क्या इंपॉर्टेंट है सर, तो विदेशी नस्ल में कहाँ की कौन सी नस्ल है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे जर्सी, जर्सी कहाँ की है बच्चों, जर्सी द्वीप फ्रांस से है। कहाँ से बच्चों, जर्सी द्वीप फ्रांस से है जर्सी। हॉलिस्टीन फ्रीजियन की बात करें तो ये हॉलैंड या नीदरलैंड की है। कहाँ की बच्चों, हॉलैंड या नीदरलैंड। ब्राउन स्विस की बात करें तो स्विट्जरलैंड की है। आयरशायर की बात करें तो ये स्कॉटलैंड की है। जर्नेसी की बात करें तो ये डेनमार्क की है। शॉर्ट हॉर्न इंग्लैंड की है। और एक है गरनेसी, एक जर्नेसी होती है गरनेसी, ये गरनेसी आइलैंड फ्रांस की है। ये आपकी क्या है, विदेशी नस्लें हैं, है ना। कैसी है बच्चों, विदेशी नस्लें हैं। आगे बात करें संकर नस्लों की, तो संकर नस्लों में जैसे करण फ्राइज आ जाती है ना। हॉलिस्टीन फ्रीजियन आपका जो है थारपार का क्रॉस है, एनडीआरआई द्वारा विकसित की गई है। करण स्विस आ जाती है, ब्राउन स्विस और साहीवाल का क्रॉस एनडीआरआई द्वारा विकसित है। सुनंदनी जो कि आपकी हॉलिस्टीन फ्रीजियन जर्सी और ब्राउन स्विस का बीच क्रॉस है। सुजाता जर्सी और साहीवाल के बीच क्रॉस है। जर सिंध जर्सी और लाल सिंधी के बीच क्रॉस है। फ्रिजवॉल हॉलिस्टीन फ्रीजियन और साहीवाल के बीच क्रॉस है, या CIRC मेरठ तो में जो है डेवलप की गई है। फुले त्रिवेणी हॉलिस्टीन फ्रीजियन जर्सी और गिर का क्रॉस महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी महाराष्ट्र द्वारा विकसित की गई है। फिर आ जाती है ब्राउन सिंधी, ब्राउन स्विस और लाल सिंधी या रेड सिंधी का क्रॉस है आपकी ब्राउन सिंधी। ये आपकी है क्या है बच्चों, क्रॉस ब्रीड है। ये PPT आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब भैया बात करें मिल्च ब्रीड की, है ना, दुधारू या दुग्ध वाली नस्लों की, तो सबसे पहले है आपकी रेड सिंधी। नॉर्मली ये देखने में भी लाल होती है और होती भी लाल है। रेड सिंधी आपकी लाल सिंधी। लाल सिंधी की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान कराची या हैदराबाद, कहाँ पर, पाकिस्तान माना जाता है। उत्पत्ति कराची और हैदराबाद। अन्य नाम की बात करें इसके तो इसे रेड कराची या माही के नाम से जाना जाता है। किसे, आपका रेड सिंधी या लाल सिंधी को कराची या माही के नाम से। विशेषताओं की बात करें तो कलर कैसा होता है, रेड मेल आर डार्कर रेड देन काऊ। जो इसके जो आपके नर होते हैं वो ज़्यादा आपके क्या होते हैं, लाल होते हैं मादा की तुलना में। तो ये कैसी होती है आपकी, रेड कलर की होती है। लाल कलर की क्या होती है, गाय होती है। कौन सी आपकी, रेड सिंधी, नाम ही से रेड।
आगे बात करें तो इट्स ओल्डेस्ट ब्रीड ऑफ काउ, गाय की सबसे पुरानी नस्ल है। और इंटेलिजेंट फेशियल एक्सप्रेशन इज द मेन फीचर। भैया बुद्धिमान चेहरे की अभिव्यक्ति, आपको चेहरे से ही बुद्धिमान देखने को मिलेगी, ये है ना, चेहरा ही इसका बुद्धिमान देखने को मिलेगा। किसका? आपका रेड सिंधी। आगे बात करें उपयोगिता की, तो इसका दूध उत्पादन या मिल्क ईल्ड जो होती है 1800 से 2000 लीटर प्रति लैक्टेशन होती है। बसा की बात करें तो 4.5%, 4.5% इसमें फैट परसेंट पाया जाता है। एज ऑफ फर्स्ट काविंग की बात करें तो 39 से 50 महीने, एवरेज आपका 44 मंथ है आईसीआर के अकॉर्डिंग। प्रथम ब्यात 39 से 50 महीने। इंटर काविंग पीरियड की बात करें, ब्यात अंतराल की बात करें तो 425 से 540 दिन का होता है, ठीक है, या 14 से 15 महीने का होता है। बॉडी वेट की बात करें तो सांड का मेल का 450 से 500 केजी होता है, फीमेल का मादा का 300 से 350 केजी होता है बॉडी वेट, या फिर कहें शारीरिक भार। ठीक, आगे है भैया साहीवाल, इसे हम लोला के नाम से जानते हैं। इसकी जो गलकंब होता है लटका हुआ होता है, क्या होता है? लटका हुआ गलकंब पाया जाता है। किसमें? आपका साहीवाल में। भैया सबसे ज़्यादा मीठा दूध होता है साहीवाल का और सबसे ज़्यादा लैक्टेशन लेंथ होती है। तो भैया इसका मूल स्थान है मोंटगोमरी पाकिस्तान, है ना। कहाँ की है ये? मोंटगोमरी पाकिस्तान की है। इसके अन्य नाम इसे लोला कहा जाता है क्योंकि इसकी लोज या फिर कहें ढीली जो है त्वचा पाई जाती है। लंबी बार मोंटगोमरी या मुल्तानी या तेली के नाम से भी जानी जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो भैया ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान। वितरण की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये ज़्यादातर देखने को मिलेगी। कौन सी? आपकी साहीवाल। इसके कैरेक्टर विशेषताओं की बात करें तो यह भारत में सबसे अच्छी डेयरी नस्ल, या फिर कहें इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेयरी ब्रीड इन इंडिया। सबसे अच्छी डेयरी नस्ल के रूप में जानी जाती है साहीवाल। बॉडी लूज स्किन, शॉर्ट लेग एंड ब्रॉड हेड, ढीली त्वचा, छोटे पैर और चौड़ा सिर होता है। नेवल फ्लैप इज प्रोमिनेंट इन फीमेल, मादाओं में नेवल फ्लैप पाया जाता है। स्वीटेस्ट मिल्क इन काउ ब्रीड ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टोज, गाय की नस्ल में सबसे मीठा दूध होता है उच्च लैक्टोज के सांद्रण के कारण, जो है इसका सबसे मीठा दूध होता है। और हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड इन इंडिया, और भारतीय नस्लों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल भी है। कौन सी? आपकी साहीवाल, है ना, साहीवाल, याद रखना साहीवाल को। उपयोगिता की बात करें, यूटिलिटी की, तो एवरेज मिल्क ईल्ड होती है या फिर कहें दुग्ध उत्पादन जो इसका होता है औसतन 1800 से 2500 लीटर पर ब्यात होता है या पर लैक्टेशन होता है। इसमें बात करें फैट की तो 4.5 से 6% फैट होता है, लैक्टोज 5% होता है। फर्स्ट काविंग या फिर कहें प्रथम ब्यात 37 से 48 महीने के बीच होती है। ठीक, काविंग इंटरवल 430 से 580 दिन का होता है। बॉडी वेट की बात करें, शारीरिक भार की, तो आपका सांड का वुल का 500 से 600 केजी होता है, और आपका जो फीमेल होती है, मादा होती है, 300 से 400 केजी इसका क्या होता है? बॉडी वेट या फिर कहें भार होता है। आगे बात करें गिर, भैया एक चीज है गिर में, इसके जो सींग होते हैं अर्धचंद्राकार होते हैं, यही तो इसकी मुख्य विशेषता है ना। आपसे पूछेगा कि किस गाय की नस्ल के जो सींग होते हैं अर्धचंद्राकार होते हैं, तो भैया किसके होते हैं? गिर के होते हैं। तो भैया ये आपको गिर देखने को मिल रही है, अर्धचंद्राकार इसके सींग होते हैं। तो भैया ये कहाँ की है? गिर फॉरेस्ट ऑफ काठियावाड़ गुजरात की है। काठियावाड़ गुजरात से है ये, है ना, काठियावाड़ गुजरात का गिर जंगल से है ये। ठीक, अदर नेम की बात करें तो इसे काठियावाड़ी, अजमेरी, आपका देसन, सूरती, गुजराती, सोरथी, रेंडी और आपका भासमान और भदावरी के नाम से जाना जाता है। किसे? आपका गिर को। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वितरण की, तो ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में देखने को मिलती है। विशेषताओं की बात करें तो सेकेंड इंपॉर्टेंट मिल्क ब्रीड आफ्टर साहीवाल और ईयर आर लीफ लाइक एंड पेंडुलस। आपके जो साहीवाल के बाद दुग्ध उत्पादन में दूसरी सबसे जो है महत्वपूर्ण नस्ल, और इसके जो कान होते हैं लटके हुए या फिर कहें पत्ती की तरह लटके हुए होते हैं। किसके? आपके साहीवाल, बच्चों गिर के।
हेड की बात करें तो सिर इसका कैसा होता है, आपका गिर का चौड़ा होता है और डिस्क लाइक होता है। कैसा होता है, डिस्क जैसा होता है। देखिए, हेड इज ब्रॉड एंड डिस्क लाइक शेप, सिर चौड़ा और डिस्क जैसा आकार होता है। हॉर्न आर कर्व्ड गिविंग हाफ मून अपीयरेंस, अर्धचंद्राकार रूप देने वाले सींग घुमावदार होते हैं। दिस इज नॉन फॉर बीफ प्रोडक्शन एंड डिजीज रेसिस्टेंस, यह गौमांस उत्पादन और साथ में साथ आपके जो है आपके डिजीज या रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है। एज एट फर्स्ट काबिंग की बात करें तो 45 से 54 महीने, पहली बार ब्याने की उम्र जो है 45 से 54 महीने होती है। ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट झालवाड़ राजस्थान प्रजनन केंद्र है इसका, किसका, आपका गिर का। उपयोगिता की बात करें तो 1500 से 1800 लीटर पर लैक्टेशन इसकी मिल्क या फिर कहें दुग्ध उत्पादन, एवरेज 2100 लीटर पर लैक्टेशन आपका आईसीआर के अकॉर्डिंग। फैट परसेंट, बसा की मात्रा होती है 4.5%। फर्स्ट काविंग आपका 45 से 54 महीने, प्रथम ब्यान 45 से 54। इंटर काविंग पीरियड जो होता है 515 से 600 दिन का होता है। बॉडी वेट की बात करें तो नर का 500 केजी और मादा का 350 केजी होता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो मिल्च ब्रीड है उसको आपका पहले लेक्चर में हमने जो है आपका कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी जो है डुअल पर्पज और आपकी जो है ड्रॉथ ब्रीड आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर सेशन आपका समाप्त होता है। और भैया हमारा राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक के लिए, राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक के लिए पर्यवेक्षक के लिए एक कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, जिसकी क्लासें आज से ही स्टार्ट हो चुकी हैं। ये आपकी डेमो क्लासेस थी और कल से 4 बजे आपकी ये क्लासेस चलने वाली हैं डेली। ठीक है, तो आपको शाम को 4 बजे आ जाना है यूट्यूब पर MCQ क्लासेस के लिए, जिसमें आपको डिटेल एक एक जो क्वेश्चन है उसको डिटेल में हम पढ़ाएंगे, है ना। ये पशुपालन की पहली क्लास थी और आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा ऑफर है विजन एग्री एकेडमी की तरफ से। जो आपके कोर्सेस हैं, हमने ऑलरेडी बताया कि भैया 20 अगस्त तक 50% तक का डिस्काउंट चल रहा है ना। तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए हिंदी माध्यम में। आपका नोट्स अवेलेबल है ई बुक जो कि डाउनलोडेबल PDF रहेंगी, साथ में साथ लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं। तो आपका जो प्राइस है उसका जस्ट आधा प्राइस, कितना, 50% डिस्काउंट चल रहा है। 20 अगस्त तक ये डिस्काउंट रहेगा। कूपन कोड नोट कर लो। ठीक है, कूपन कोड नोट कर लो, 15 AUG, है ना, 15 AUG एक कूपन कोड है। और जो आपका 299 टेस्ट सीरीज है 149 में मिलेगी 50% डिस्काउंट। ई बुक जो 299 की है 149 में मिलेगी डिस्काउंट के साथ। और आपका जो लाइव क्लासेस है मात्र 249 में। ये आपका जो है 20 अगस्त तक डिस्काउंट रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को जो है हमारे प्यारे बच्चे हैं और आप लोगों के लिए छोटा सा हमारा प्रयास है 15 अगस्त के जो है उपलक्ष्य में। ठीक है, तो मिलते हैं कल शाम को 4 बजे MCQ वाली क्लासेस में। सबसे पहले हम एनिमल हस्बेंड्री की जो है MCQ वाली क्लासेस कराएंगे, उसके बाद आपका जो है उद्यान विज्ञान की कराएंगे, फिर आपका सस्य विज्ञान और मृदा विज्ञान कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपका कल शाम को 4 बजे। थैंक यू दोस्तों।